क्लास 9 साइंस का ये चैप्टर 1 है हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस चैप्टर के पाठ के अंदर वाले जो सवाल दिए गए हैं उसको हल करेंगे। देखिए चौथे पृष्ठ का जो सवाल है पहला है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, वस्तुएं हमें बताना है कौन सा पदार्थ है। तो पदार्थ की परिभाषा पे जब हम गौर करते हैं, कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे जिनमें अपना द्रव्यमान हो वो पदार्थ कहलाती है। तो उस नज़रिए से देखा जाए, कुर्सी भी क्या है, स्थान घेरती है, इसका भी द्रव्यमान होता है। वायु भी है, वायु को अगर गुब्बारे में रख के तोला जाए तो ये भी, उसमें भी क्या होगा, द्रव्यमान होगा, भार होगा और वो भी स्थान घेरेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखिए स्नेह, गंध, घृणा। ठीक है, तो स्नेह मतलब क्या होता है, स्नेह मतलब होता है लगाव, ये इमोशंस है। तो ये किसी भी प्रकार से भावनाएं पदार्थ नहीं होती, स्नेह पदार्थ नहीं है, गंध नहीं है, घृणा नहीं है। ठीक है, बादाम पदार्थ है, विचार नहीं है, शीत नहीं है, शीतल पेय यानी कोल्ड ड्रिंक है। ठीक है, और इत्र की सुगंध नहीं है। तो हमें इसमें चयन करना है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे। पदार्थ है देखिए, कुर्सी, वायु, बादाम, शीतल पेय, इनमें से यही पदार्थ हैं और बाकी सारे नहीं हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमने कर लिया। दूसरा देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है, खाने के पास। ऐसा कारण क्या है। देखिए इसका कारण हम लिखेंगे, गर्मा गर्म खाने के कणों का तापमान अधिक होने के कारण उसकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, तथा ये कण खाने की सतह छोड़कर वायु में विसरित हो जाते हैं। अधिक तापमान पर विसरण की क्रिया तीव्र हो जाती है, तो परिणाम स्वरूप होता है कि कई मीटर दूर तक होने पर भी खाने की गंध हम तक पहुंच जाती है। समझ में आ गया कि गर्मा गर्म खाने के कणों की गतिज ऊर्जा बड़ी होने के कारण, ठीक है, तो ये विसरण क्रिया के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान उसकी गंध पहुंच जाती है। तो यही आपका आंसर हो गया। देखिए अगला तीसरा सवाल है, स्विमिंग पूल में गोताखोर जो पानी के अंदर जाता है, समुद्र के अंदर जाता है, ठीक, तो गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। देखिए पदार्थ के गुण के संदर्भ में हमें बताना है। तो पानी आसानी से कट जाती है, इसका मतलब द्रव के जो अंतरा और आकर्षण बल हैं वो ठोस की तुलना में कमज़ोर होते हैं, इसीलिए वो तो पानी को आसानी से काट पाता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, गोताखोर द्वारा पानी काटना इससे पदार्थ के गुण में अंतरा अणुक आकर्षण बल की जो है ठोस की तुलना में द्रव का कमज़ोर होता ये प्रदर्शित करता है। ठीक, जिससे पानी के कण आसानी से अलग हो जाते हैं और पानी काट पाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए चौथा, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं वो बताना है। तो ये इनमें देखिए, इनमें सभी आपको शामिल करना है, ठोस, द्रव और गैस को, सबको इसमें शामिल करना है विशेषताएं में। तो सबसे पहले आपको ये लाइन लिखना है, पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है, तो पहले में आपको लिखना है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, चाहे ठोस, द्रव और गैस किसी की भी बात की जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ठोस के रिक्त स्थान कम होते हैं, द्रव में उससे थोड़े से गैप होते हैं, और सबसे कम रिक्त स्थान गैस का होता है, लेकिन सब में होता है। तो पहला विशेषता हमने तो कर लिया। दूसरा आपको लिखना है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, कंपन करते रहते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, दूसरा हो गया। तीसरी विशेषता आपको लिखनी है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, ठोस में जो आकर्षण बल होता है काफ़ी मजबूत होता है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता, कर लेनी है। अब इसके बाद देखिए अगले पृष्ठ 6 का प्रश्न देखिए क्या है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व इक्वल द्रव्यमान बटे आयतन, यानी D बराबर M बटे V। ठीक है, तो ये घनत्व की परिभाषा हो गई। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित हमें करना है। ठीक है, यानी सबसे कम घनत्व वाला पहले, सबसे ज़्यादा घनत्व हो उसको आखिरी में डालना है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि ठोस, द्रव और गैस में सबसे कम घनत्व होता है गैस का, समझ में आ गया। उसके बाद द्रव का सबसे अधिक घनत्व होता है वो ठोस होता है। ठीक, तो देखिए इसको हम व्यवस्थित करते हैं। देखिए यहाँ पे जो वस्तुएं दी गई हैं, वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, रुई और लोहा। ठीक, तो सबसे कम होता है वायु में। देखिए ये वायु है, शुद्ध वायु है, गैसों का मिश्रण है, तो इसका घनत्व सबसे कम होगा। चिमनी का धुआं,
देखिए धुआं में क्या होता है, धूल कण होते हैं, वायु भी होता है, धूल कण होता है, इसलिए इसका घनत्व थोड़ा सा वायु से ज़्यादा होगा। रुई, रुई का घनत्व इसके बाद, ठीक, तो रुई तो हल्की होती है। इसके बाद देखिए ख़त्म हो गया। अब इसके बाद जल, द्रव का आ गया, ठीक। अब उसके बाद शहद, क्योंकि ये गाढ़ा होता है द्रव से। उसके बाद चौक, इसमें रिक्त स्थान होते हैं, ठीक। और सबसे ज़्यादा घनत्व आ गया लोहा, इसको हम लास्ट में करेंगे। तो ये हमने व्यवस्थित कर लिया, ठीक है। देखिए इसके बाद दूसरा जो सवाल है, पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। यानी ठोस, द्रव और गैस, हमें सबका अंतर स्पष्ट करना है गुणों के आधार पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। देखिए सबसे पहले है गुण, उसके बाद ठोस, द्रव और गैस, ठीक, समझ में आ गया। तो इसी तरीके से आपको पूरा लिख लेना है, साथ है। देखिए अगला सवाल है 20 का, तो दूसरे का भी, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। यानी इसके बारे में बताना है। दृढ़ता, दृढ़ता क्या होती है इसके बारे में हम बताएंगे। तो दृढ़ता लिख के आपको डैश देना है। दृढ़ता पदार्थ का एक गुण है, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थानों में व्यक्त करता है। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान जितना कम होगा, पदार्थ उतना दृढ़ होगा, कठोर होगा, ठीक है। ठोस की दृढ़ता बहुत अधिक होती है और गैस की काफ़ी कम होती है, ठीक है। तो हमने दृढ़ता के बारे में बता दिया। अब इसके बाद है संपीड़ता। संपीड़ता क्या होती है। देखिए संपीड़ता यानी कॉम्प्रेसिबिलिटी का अर्थ हम लिखेंगे, किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह दबाव पड़ने पर अपना आयतन कम कर लेता है। यह गुण मुख्यतः गैस और द्रव में पाया जाता है, क्योंकि उनके कणों के बीच काफ़ी रिक्त स्थान होते हैं, ठीक है, जिससे वे सुकुचित हो सकते हैं। तो यही गुण कहलाता है संपीड़ता, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए इसके बाद अगला जो गुण है तरलता, ये क्या होती है। तो हम लिखेंगे तरलता द्रव पदार्थों के बहने का गुण है, ठोस पदार्थों में यह गुण नहीं होता, ठीक। द्रव पदार्थ सदैव ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। इन पदार्थों के इन प्रकार बहना इनकी तरलता कहलाती है। गैसों में भी ये गुण पाया जाता है, गैस प्रत्येक दिशा में बहती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला है बर्तन में गैस का भरना। तो इसका हम लिखेंगे, गैसों में कणों के मध्य पर्याप्त रिक्त स्थान उपलब्ध रहता है तथा ये कण इन रिक्त स्थानों में अत्यधिक गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील रहते हैं। जब किसी गैस को बर्तन में भरा जाता है तो इसके कण बर्तन के संपूर्ण स्थान घेर लेते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखिए आकार। तो हम लिखेंगे पदार्थ में कणों का आकार जो है, कणों के बीच अंतरा अणुक आकर्षण बल पदार्थ के आकार पर निर्भर करता है। यदि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल अत्यधिक होगा तो वो पदार्थ का आकार निश्चित होगा, ठीक है। यदि विपरीत, यदि आकर्षण बल कमज़ोर होगा, नगण्य होगा, तो कणों का आकार निश्चित नहीं होगा, जैसे कि जल का, गैस का। इसलिए ठोस का आकार निश्चित तथा द्रव तथा गैस का आकार अनिश्चित होते हैं, ठीक है। अगला है गतिज ऊर्जा। तो हम लिखेंगे पदार्थ में कण सदैव गतिशील रहते हैं, जिसके कारण उनमें गतिज ऊर्जा उपस्थित होती है। गतिज ऊर्जा ही पदार्थ के कणों को गतिशील करती है। गतिज ऊर्जा पदार्थ का ताप बढ़ने पर ये बढ़ जाती है, ठीक। अब इसके बाद देखिए आखिरी है घनत्व। तो हम लिखेंगे घनत्व जो है पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का आयतन। ठोस का घनत्व उच्च, द्रव का कम तथा गैस का घनत्व सबसे कम होता है। अब इसके बाद देखिए कारण बताना है तीसरे में। पहला है गैस पूरी तरीके से उस बर्तन में भर देती है जिसमें उसे रखते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे गैस पूरी तरीके से यानी पूरी तरह से उस बर्तन को भर देती है जिसमें हम रखते हैं, क्योंकि उच्च गतिज ऊर्जा तथा नगण्य आकर्षण बल के कारण गैस के अणु उच्च वेग से सभी दिशाओं में गतिशील रहते हैं, इसीलिए। दूसरा है गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। तो इसका कारण हम बताएंगे, क्योंकि गैस के कण न्यूनतम आकर्षण बल के कारण सभी दिशाओं में गतिशील एवं स्वतंत्र होते हैं और ये बर्तन की दीवारों पर से टकराकर लगातार टकराते रहते हैं, जिससे कि दीवारों पर दबाव बढ़ता है। अब इसके बाद देखिए लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। तो इसका आंसर होगा लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि इसका निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है, इसीलिए। देखिए डी नंबर, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े पर हाथ चलाने के लिए हमें कराटे के दक्ष होना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा हवा के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, ठीक है, इसलिए हवा के अणु आसानी से काट सकते हैं जब, और हवा के साथ आसानी से हाथ भी चला सकते हैं। जबकि
लकड़ी के कणों के बीच आकर्षण अधिक होते हैं तथा लकड़ी को कण पास पास होते, इसलिए उसको आसानी से नहीं काट पाते। अगला है चौथा, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव का घनत्व तो कम होता है, लेकिन आपने बर्फ को टुकड़े को जल में तैरते देखा होगा, पता लगाइए कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका आंसर लिखेंगे, बर्फ़ का घनत्व जो है जल के घनत्व से कम होता है। जल जमने से बर्फ़ होता है, इसलिए इसके लिए बर्फ़ के अंदर रिक्त स्थान होते हैं और बर्फ़ के टुकड़ों को जल में तैरते हुए देखा होगा। इसका मुख्य कारण है बर्फ़ में रिक्त स्थान होते हैं। देखिए इसके बाद अगले पृष्ठ का प्रश्न देखिए, पहला, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। पहला है 300 के, दूसरा है 573 के। देखिए मैंने आपको एक तरीका बताया है, क्या है वो तरीका? देखिए C मतलब सेल्सियस, K मतलब केल्विन, ठीक है। तो ABCD में C पहले आता है, K बाद में आता है। अगर हम C से K की तरफ जाएं तो हमें जोड़ना पड़ेगा प्लस का 273, प्लस जोड़ना पड़ेगा C से K की तरफ जाएं। अगर K से C की तरफ आए तो हमें घटाना पड़ेगा कितना, माइनस का 273। समझ में आ गया? C मतलब सेल्सियस, K मतलब केल्विन, ठीक। यहाँ पे क्या है, K से हमें सेल्सियस में जाना है, यानी हमें घटाना पड़ेगा 273, ठीक है, दोनों में। आइए करते हैं। तो हम लिखेंगे, देखिए पहला है 300 के, दिया गया तापमान 300 के, तो हम घटाएंगे 300 माइनस 273, आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हम K से C की तरफ जाना है, ठीक है, शुरू की तरफ जाना है, तो घटाना पड़ेगा। तो 573 में से घटाएंगे 273, तो आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक, समझ में आ गया। देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? पहला है 250 डिग्री सेल्सियस और दूसरा है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक। इसको समझना बेहद आसान है। देखिए 250 डिग्री सेल्सियस, जल की दो अवस्थाएं होती हैं। पहला है 0 डिग्री सेल्सियस पे जल क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है, यानी बर्फ़ बन जाता है, जमता है, ठीक है। और उसके बाद जब तापमान बढ़ेगा तो जल अपने भौतिक अवस्था में रहेगी, यानी तरल अवस्था में रहेगा, ठीक। और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ये क्या है, क्वथनांक है। तो इस पर पूरी तरीके से वाष्प बन चुका होगा और इस पर वाष्प बन रहा होगा, ठीक। देखिए इसका आंसर हम करेंगे, पहला 250 ताप पर जल की भौतिक अवस्था गैस अवस्था होगी, ठीक है। और दूसरा है 100 डिग्री ताप पर जल की भौतिक अवस्था वाष्प में बदल रही होगी, क्योंकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये अवस्था, ये बदलती अवस्था में हो रहा होगा, यानी वाष्प में वो बदल रहा होगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए तीसरा सवाल, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान, जब कोई पदार्थ है जैसे वो द्रव से ठोस में जा रहा हो, ठीक, या द्रव से गैस में जा रहा हो, तो उसका तापमान स्थिर क्यों रहता है, वो कारण बताना है। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा जो है वो गुप्त ऊष्मा पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल तोड़ने में खर्च हो जाती है, इसीलिए अवस्था परिवर्तन के दौरान जो है तापमान नहीं बढ़ पाता। क्लियर हुआ, समझ में आ गया? तो इसका मुख्य कारण है गुप्त ऊष्मा में बदल जाती है, जो अतिरिक्त ऊष्मा होती है। देखिए चौथा जो सवाल है, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि हमें सुझाना है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, वायुमंडलीय गैसों को उच्च दबाव डालकर संपीड़ित किया जाता है, जिससे कि गैस के कण पास आ जाते हैं, परिणाम स्वरूप वो तरल अवस्था में बन जाए, जैसे कि LPG सिलेंडर में, ठीक है। वैसे ही तो भरा जाता है गैस को, उच्च दाब डाल के उसको भर दिया जाता है, संपीड़ित कर दिया जाता है, ठीक। तो और दूसरा क्या होता है, तापमान को घटाने में। तो हम लिखेंगे, अतः दाब बढ़ने और तापमान घटने पर गैस द्रव अवस्था में आ जाती है, ठीक। देखिए यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है, दाब बढ़ने या घटने पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। दाब बढ़ने पर और तापमान घटने पर गैस द्रव अवस्था में बदल सकती है, ठीक। देखिए यहाँ पे थी तो इसको दब डाल के यहाँ पे कर दिया गया, तो कण इसके नज़दीक आ गए, तो ये तरल अवस्था में आ गई। क्लियर हुआ, समझ में आ गया? अब इसके बाद देखिए अगले पृष्ठ का जो प्रश्न है, पहला, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? यानी जैसे कि जून जुलाई गर्मी के समय की बात की गई है, उस समय गर्म होता है, शुष्क होता है दिन, तो कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है वो बताना है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, गर्म शुष्क दिनों में वायु में नमी यानी आर्द्रता, जो वायु में जल वाष्प होता है वो बिल्कुल नहीं होता, बरसात में ज़्यादा होता है, ठीक है।
तो गर्मी के मौसम में, लू वाले मौसम में वो नहीं होता तथा तापमान अधिक रहता है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तो वाष्पीकरण बढ़ेगा तो उस समय वह क्या होगा, वाष्पीकरण से हमें शीतलता प्रदान होती है। ठीक है, अतः शीतलता प्रदान करता है कूलर। क्लियर हुआ। अगला है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। तो इसका आंसर करेंगे, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होने का मुख्य कारण है वाष्पीकरण। ठीक है, नामक प्रक्रिया होती है। घड़े के मिट्टी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे कि पानी धीरे धीरे रिसकर बाहर निकलता है। बाहर निकलने से यह पानी भाप बन जाता है, और इस प्रक्रिया के लिए पानी को ऊर्जा गर्मी की आवश्यकता होती है। तो ये घड़े के अंदर से जो पानी से ले जाती है, जिसके कारण ये ठंडा हो जाता है। ठीक, अगला सवाल देखिए है तीसरा, एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेलियाँ ठंडे क्यों हो जाती है। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे एसीटोन। ठीक है, को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो ये आपकी हथेली के आसपास ऊर्जा प्राप्त कर लेती है। ठीक है, हथेली से, और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे कि हथेली शीतलता महसूस होती है। इसका मुख्य कारण वाष्पीकरण है। ठीक है, जो ऊर्जा हमारे हथेली से प्राप्त करके ये वाष्पीकरण हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कर लेने हैं। देखिए अगला सवाल है, कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। देखिए कप में क्या होता है, इसका आयतन इतना होता है, और प्लेट में इसका आयतन यहाँ होता है। ठीक, तो वाष्पीकरण जो है सतह के क्षेत्र पर भी निर्भर करता है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि सतह क्षेत्र बढ़ने पर, ठीक, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया ज़्यादा जल्दी हो जाती है। ठीक है, यानी वहाँ पे ठंडी ज़्यादा लगेगी। तो इसका आंसर लिखेंगे, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेट की सतह को क्षेत्रफल जो है कप की सतह के क्षेत्रफल से अधिक होता है। जितना अधिक सतही क्षेत्रफल होगा, वाष्पीकरण उतनी जल्दी होगा, जिससे कि दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाती है और हम आसानी से पी लेते हैं। क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए सेशन का आखिरी सवाल, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, सूती और सफ़ेद। ठीक, तो गर्मियों में हमें हल्के रंग वाले कपड़े, सूती कपड़े पहनने चाहिए। तो हल्के रंग वाले जैसे सफ़ेद ऊष्मा अवशोषित नहीं करते हैं, तथा सूती कपड़ों में छेद होते हैं, जिससे कि पसीने अवशोषित हो जाते हैं और वाष्पीकरण तेज़ी से होता है। इस प्रक्रिया में हमें त्वचा से वाष्पीकरण को ऊष्मा ली जाती है, और इस तरह त्वचा से ऊष्मा निकलने के कारण हमें ठंडक और आरामदायक महसूस होता है। ठीक, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।